My dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mishra Sir classes of English, Mishra Sir classes of Geography. So today you are in my class and the topic is Geography, class 10 ICSE. In this particular video, I am going to describe agro-based industries. और एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का जो पहला पार्ट था दैट वाज अबाउट द शुगर इंडस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसके बारे में जो वीडियो मैंने बनाया उसको देख लोगे। और आज हम जो डिस्कस करेंगे एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, टेक्सटाइल से रिलेटेड। आमतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आता है कॉटन, जूट, ऊल, सिल्क एंड सिंथेटिक फाइबर। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ यहाँ पर इस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कॉटन पढ़ना है और सिल्क पढ़ना है। बाकी जो है यानी जूट और ऊल और अदर सिंथेटिक फाइबर्स को काट दिया गया है सिलेबस से। तो यू हैव टू गो थ्रू ओनली कॉटन एंड सिल्क। तो दोनों को मैं इस वीडियो में आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आमतौर पर इंडिया का सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री माना जाता है, यानी ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्न इंडस्ट्री है इंडिया में, और ये काफ़ी डेवलप्ड भी है पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में है ये। और अगर देखा जाए तो इसकी जो मिल्स हैं यानी कपड़े की जो मिल है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, गुजरात में और तमिलनाडु में है। ये तीन स्टेट में इसका ज़्यादा है। हम लोग ये भी देखेंगे कि महाराष्ट्र, गुजरात में और तमिलनाडु में क्यों ज़्यादातर कॉटन मिल है, तो ये सब कारण आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक पार्ट की बात करते हैं, और पहले है महाराष्ट्र की बात। महाराष्ट्र में जो कॉटन मिल है उसमें अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र हमारे देश में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट है कॉटन टेक्सटाइल के मामले में। लगभग हमारे देश में जितना यानी मिल क्लॉथ बनता है, यानी मिल से जो कपड़ा निकलता है उसमें 40% कपड़ा सिर्फ एक स्टेट महाराष्ट्र से निकलता है, और लगभग 3 लाख वर्कर इस काम में वहाँ पर इंगेज हैं। और इसीलिए आमतौर पर महाराष्ट्र को कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट इज़ नोन एज कॉटन पॉलिश एंड वाई। तो इसके जवाब में ही मैंने कहा है कि यहाँ पर यानी 40% पूरे कपड़ा का सिर्फ महाराष्ट्र में होता है, 3 लाख से ज़्यादा वर्कर यहाँ पर इंगेज्ड हैं, और सबसे ज़्यादा मिल भी यहाँ पर है, तो इसीलिए इसे कॉटन पॉलिश कहा जाता है। लेकिन अब सवाल यहाँ उठता है कि आखिर महाराष्ट्र में ऐसा क्या है जिसके कारण ज़्यादातर कॉटन मिल महाराष्ट्र में ही है, दूसरा जगह क्यों नहीं है। तो इसका हम लोग कारण देखेंगे, और कम से कम 3-4 रीजन हम लोग इसका ज़रूर देखेंगे। सबसे पहला है द ब्लैक कॉटन सॉइल। महाराष्ट्र का जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है, और ब्लैक सॉइल पर कॉटन सबसे ज़्यादा अच्छा से ग्रो होता है, जो कॉटन मिल का बेसिक रॉ मटेरियल है। दूसरा है महाराष्ट्र का जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड क्लाइमेट है, और क्योंकि महाराष्ट्र जो है समुद्र के किनारे बसा हुआ है, मुंबई खास तौर पर, और इसीलिए थ्रेड के लिए, धागा के लिए बहुत ही हॉट अगर यानी क्लाइमेट होता है तो धागा टूटता है, इसलिए वहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है जो महाराष्ट्र में है। तीसरा है वहाँ पर पावर सप्लाई। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के द्वारा वहाँ पर जो टाटा का हाइड्रो इलेक्ट्रिक ग्रिड है वो वेस्टर्न घाट में, तो वहाँ से यानी इसको पावर सप्लाई हो जाती है, इसलिए पावर का कोई क्राइसिस महाराष्ट्र में नहीं रहता। इसके अलावा मुंबई में इंटरनेशनल पोर्ट है जहाँ से यानी दूसरे देश में भेजने में भी बहुत ही आसानी होती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के लेबर वहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा मार्केट है, यानी मुंबई इतना बड़ा शहर है तो वहाँ पर ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मार्केट मिल जाता है सेलिंग के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। इसके अलावा मुंबई जो है वो ख़ास तौर पर यानी एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, रोड के थ्रू, रेल के थ्रू हर तरह से मुंबई कनेक्टेड है। हर तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुंबई में है, मुंबई को जोड़ती है, इसीलिए यहाँ पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने में भी यानी कॉटन को बहुत ही सुविधा होता है। बहुत सारे रीजन्स हैं, तो इसमें से कोई 4-5 रीजन हम लोग यहाँ पर लर्न रखेंगे। सेम चीज़ है गुजरात के लिए। गुजरात सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यानी टेक्सटाइल का। महाराष्ट्र के बाद अगर दूसरा पोजीशन आता है टेक्सटाइल मामले में, खासतौर पर कॉटन में, तो वह है गुजरात। गुजरात में लगभग पूरे कपड़े का 23% कपड़ा सिर्फ गुजरात में बनता है। और गुजरात में भी अगर एक शहर की बात करें तो अहमदाबाद, सिर्फ अहमदाबाद में यानी जो पूरे गुजरात में 118 कपड़े का मिल है उसमें से 73 सिर्फ अहमदाबाद में है।
तो अहमदाबाद काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है। अब देखते हैं यहाँ पर कि अहमदाबाद में आखिर कौन कौन सा फेवरेबल फैक्टर है। तो वो फेवरेबल फैक्टर जो हमने मुंबई के लिए पढ़ा है, लगभग वही चीज़ यहाँ भी लिख देंगे, सिर्फ नाम चेंज करें तो भी हो जाएगा, क्योंकि अहमदाबाद जो है वहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है। अगल बगल में ब्लैक सॉइल है वहाँ पर, तो रॉ मटेरियल। दूसरा चीज़ ह्यूमिड क्लाइमेट जो मुंबई का था यहाँ भी है, क्योंकि ये भी सी कोस्ट पर बसा हुआ है। तीसरा यहाँ पर कि यानी ये रोड से और रेल से और वाटर से पूरी तरह से, एयर से, हर तरह से कनेक्टेड है। इसके अलावा यहाँ पर यानी चीप लेबर भी मिल जाता है जो, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी यहाँ पर है। तो ये सारा का सारा जो चीज़ है वो गुजरात में खासतौर पर यानी अहमदाबाद में इजीली मिल जाता है। अहमदाबाद के अलावा अगर गुजरात में दूसरे शहर की बात करें तो वो भी इजीली, वहाँ पर कपड़े का बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट है। जैसे यानी बहुत सारा मिल्स है वहाँ पर, बड़ोदरा में, सूरत में, राजकोट में, पोरबंदर में, ये सब जगह पर भी काफ़ी बड़े बड़े कॉटन मिल्स वहाँ पर गुजरात में पाए जाते हैं। तो ये हो गया गुजरात का अहमदाबाद में क्यों है, उसका फैक्टर्स और अलग अलग जगह पर क्या है। इसके बाद देखेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु भी कॉटन टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा सेंटर है। और वैसे तो यहाँ पर सिर्फ जितना भी मिल से कपड़ा निकलता है उसका सिर्फ 6% कपड़ा ही तमिलनाडु से निकलता है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर इसको आमतौर पर साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। तमिलनाडु इज़ कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। तो तमिलनाडु में आमतौर पर जो मिल्स है वो छोटा छोटा साइज़ का है, इसीलिए प्रोडक्शन भी काफ़ी लो यानी लेस स्केल पर होता है। इसके अलावा जो अगर देखें तो तमिलनाडु में जो मेन सिटी है वह है कोयम्बटूर, मदुरई, सलेम, ये सब जो शहर है यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर मिल्स पाए जाते हैं। अब 3 स्टेट तो हो गए, एक और स्टेट की बात कर लेते हैं, वेस्ट बंगाल। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कोलकाता में ऐसा कौन सा फेवरेबल फैक्टर है जो कॉटन मिल के लिए उपयुक्त है, क्योंकि कॉटन मिल यहाँ भी है। तो कोलकाता में भी, कोलकाता इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कोलकाता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है। और इसका कारण ये है कि कोलकाता में अगर देखें तो सबसे पहला जो फैसिलिटीज़ है उसके लिए ये है मेजर पोर्ट, यानी यहाँ पर कोलकाता में अपना पोर्ट है जिससे गुड्स को एक्सपोर्ट करने में बहुत ही आसानी होती है। इसके बाद कोलकाता का जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड क्लाइमेट है। ह्यूमिड क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पर जो यार्न है, जो थ्रेड है, वो टूटता नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर यानी जो फैक्ट्री है उसमें पावर जनरेशन के लिए कोयला बहुत ही ईजीली मिल जाता है, क्योंकि कोयला के लिए वेस्ट बंगाल का रानीगंज है और रानीगंज से कोयला बहुत ही सस्ते में आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो लेबरर है वो बहुत ही सस्ता मिलता है। कोलकाता में यानी यूपी, बिहार, उड़ीसा वगैरह से जो लेबर आते हैं वो बहुत ही सस्ते दाम पर यहाँ पर मिल जाते हैं। और कोलकाता एक अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केट भी मिल जाता है। तो ये सब फैक्टर्स है जो कोलकाता को भी यानी कॉटन टेक्सटाइल के मामले में एक अच्छा सेंटर बनाता है। तो ये था यहाँ पर चारों स्टेट के बारे में देखा कि यानी महाराष्ट्र में मुंबई, गुजरात में अहमदाबाद, तमिलनाडु और इधर से वेस्ट बंगाल में कोलकाता। तो ये सब जो शहर है, ये शहर आमतौर पर क्यों कॉटन के मामले में इम्पोर्टेंट है वो हमने देखा, उसका फैक्टर्स याद रखना होगा। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वैसे तो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, उसका बहुत सारा वीकनेसेस भी है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का जो मेन प्रॉब्लम्स है वो क्या है, किस तरह की प्रॉब्लम ये इंडस्ट्रीज़ फेस कर रही है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहला है स्कार्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की स्कार्सिटी है, यानी रॉ मटेरियल इस कंपनी को नहीं मिलती। यानी जितना एडिक्वेट अमाउंट ऑफ यानी कॉटन होना चाहिए वो कॉटन हमारे देश में किसान बहुत कम ही उगाते हैं, तो जिसकी वजह से फैक्ट्रीज़ को यानी कॉटन मिल को कॉटन ही नहीं मिलता। दूसरी बात है कि हमारी देश की जो मशीन है वो बहुत ही ऑब्सोलेट है, बहुत ही पुरानी है। जो दुनिया के देशों के मुकाबले जो मशीन अभी मॉडर्न मशीनरी है दुनिया के दूसरे देशों में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, तो वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। इसीलिए पुराने मशीन की वजह से ही बहुत ही यानी एक तरह से हमारा प्रोडक्शन भी कम होता है और अच्छे क्वालिटी का भी प्रोडक्शन नहीं होता। इसके अलावा जो पावर सप्लाई है वो भी बीच में काफ़ी डिस्टर्ब होता है। इनएडिक्वेट पावर सप्लाई होने की वजह से भी प्रॉब्लम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आता है। इसके अलावा जो यहाँ के लेबरर्स होते हैं, लेबरर्स का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है यानी उनका जो लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के जो बहुत ही लो है। इसके अलावा बहुत सारा कंपटीशन भी है। इंडियन कॉटन टेक्सटाइल का एकदम सीधा यानी
जो कंपटीशन है वो है पावर लूम के साथ, सिंथेटिक फाइबर के साथ, यानी लोग पॉलिस्टर टेरिकॉट का कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं कॉटन के अलावा। सो कॉटन कपड़े का डिमांड इस तरह से भी कम है। सिल्क कपड़े के साथ भी इसका बहुत कंपटीशन है, लोग सिल्क प्रेफर कर लेते हैं और कॉटन को अवॉइड करते हैं। तो ये इसका यानी जो मेन स्कार्सिटी है, यानी मेन प्रॉब्लम्स है। 3-4 प्रॉब्लम यहाँ से लर्न रखेंगे। इसके बाद आता है सिल्क इंडस्ट्री। आमतौर पर जो सिल्क है वो 4 तरह का होता है, मलबेरी सिल्क, तस्सर सिल्क, एरी सिल्क और मुगा सिल्क। ये 4 तरह का सिल्क होता है। और इन चारों तरह के सिल्क में हम लोग देखेंगे कि ये जो सिल्क है इसमें आमतौर पर यानी कैसे होता है, ये सिल्क कहाँ से बनता है, ये सिल्क कैसे होता है। सिल्क एक तरह से क्या सिल्क वॉर्म से निकलता है। एक वॉर्म होता है, एक कीड़ा होता है, जिस कीड़े से वो सिल्क जो है निकलता है। लोग उस कीड़े को पालते हैं पैरों पर, और ये पैरों पर जो पलने वाला कीड़ा है उसको, तो ये जो इस कीड़े को पालने का जो तरीका है इसको हम कहते हैं एक सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या हो गया, एक तरह से सीधा वन लाइन डेफिनेशन अगर देखा जाए तो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। यही है सेरीकल्चर, यानी रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म को हम लोग रियरिंग करते हैं, यानी उसको पालते पोसते हैं सिल्क के प्रोडक्शन के लिए, तो ये कहलाता है सेरीकल्चर। आमतौर पर अगर देखा जाए तो मलबेरी सेक्टर में लगभग नेचुरल सिल्क का 90% सिल्क जो है वो मलबेरी सेक्टर में आता है। और जो यहाँ पर ख़ास तौर पर जो सिल्क प्रोडक्शन का जो स्टेट है वो सबसे ज़्यादा अगर सिल्क हमारे देश में कहीं पर होता है तो वो कर्नाटका में। पूरे देश का 2/3 सिल्क सिर्फ एक ही स्टेट यानी कर्नाटका में हो जाता है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी इसका होता है। तो एक ही स्टेट तो हो गया, 70 से 72% तक मोटा मोटी एक ही स्टेट में चला जाता है। और अब इसके बाद देखते हैं, इसके अलावा तो वेस्ट बंगाल का मैंने नाम लिया। तो नॉन बेरी सिल्क सच है जैसे मुगा, तसर और एरी। मलबेरी सिल्क को छोड़ दें तो बाकी जो 3 सिल्क है वो आमतौर पर पाया जाता है आसाम में, बिहार में, उड़ीसा में, मेघालय में। और जो मेन सिल्क है जिसका नाम ने कहा मलबेरी सिल्क, वो आमतौर पर पाया जाता है कहाँ पर, तो कर्नाटका में। तो और बाकी इधर तो इस तरह से यहाँ पर गुड क्वालिटी ऑफ तसर एलोन इज प्रोड्यूस्ड। मध्य प्रदेश में तसर सिल्क पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, और मुगा सिल्क आमतौर पर आसाम में पाया जाता है। और इट पार्ट एंड इज यूजुअली यूज फॉर सेरेमोनियल ड्रेसेज। हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि अब कर्नाटका में ऐसा क्या फैक्टर है जिसके कारण यानी सेरीकल्चर वहाँ पर ज़्यादा होता है, यानी सिल्क वॉर्म का रियरिंग वहाँ पर ज़्यादा होता है। ऐसा कर्नाटका में क्या है, तो कर्नाटका का पहला फैक्टर ये है कि वहाँ का क्लाइमेट, जो सिल्क वॉर्म होता है उसको ज़िंदा रहने के लिए जो क्लाइमेट का दरकार है वो क्लाइमेट आमतौर पर कर्नाटका में पाया जाता है, दूसरे स्टेट में उतना नहीं है। दूसरा है कि वहाँ पर मलबेरी प्लांट है, मलबेरी प्लांट पर ही उस कीड़े को, उस वॉर्म को यानी पाला जाता है। तो इसीलिए मलबेरी प्लांट आमतौर पर कर्नाटका में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा जो यानी सिल्क वॉर्म है वो कीड़े का जो नाम है वो उसका नाम है बॉम्बिक्स सोरी। तो ये जो बॉम्बिक्स मोरी नाम का जो यानी ये कीड़ा है वो आमतौर पर वहीं पाया जाता है, रियर। और ये सालों भर वहाँ के लोग इसको रियरिंग करते हैं, मतलब इसको पालते हैं। तो मलबेरी के पेड़ पर यानी बॉम्बिक्स मोरी नाम का जो कीड़ा है उसको लोग सालों भर पालते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वहाँ पर एबंडेंट सॉफ्ट वाटर सप्लाई है, यहाँ पर पानी की कोई कमी वहाँ पर नहीं है। इसके अलावा जो रिसेंट न्यू टेक्नोलॉजी भी वहाँ पर यानी डेवलप की गई है, सरकार की तरफ से भी काफ़ी वहाँ पर कोशिश की जा रही है। इसके अलावा सेरीकल्चर से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, खासतौर पर वुमेंस लेडीज जो होती हैं उनको ज़्यादातर मिलता है। इंजीनियरिंग सिल्क वॉर्म व्हेन मेन वर्क इन देयर प्लांटेशन। तो यानी इस तरह से 4-5 फैक्टर यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे। पहला फैक्टर क्या होगा, वहाँ का क्लाइमेट, दूसरा हो गया वहाँ पर पेड़ों का पाना पाया जाना, तीसरा हो गया वहाँ पर जो वॉर्म है वो पाया जाना, इसके अलावा अच्छा वाटर सप्लाई का होना। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कर्नाटका में यानी सिल्क रियरिंग को बढ़ावा देते हैं और उन्हें यानी एक तरह से इंकरेज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग एग्रीकल्चर यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का जो पार्ट था वो पूरा खत्म हो गया है। तीनों इंडस्ट्रीज के बारे में हमने पढ़ा। पहला पार्ट मेरा शुगर इंडस्ट्रीज है और इस पार्ट में है कॉटन और यानी सिल्क। तो इस तरह से ये तीनों ही हमें
इस इंडस्ट्री में पढ़ना है। तो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो इस चैप्टर को हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर क्वेश्चन आएगा, जिसमें हम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, फेवरेबल फैक्टर्स, इसके अलावा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में कौन कौन पढ़ना है उसके ऊपर अलग से वीडियो हम लोग बनाएंगे इसके कंडीशन पार्ट में। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।